चलो ये क्लोज कर देना। चलो बेटा, आज इस चैप्टर का हमारे जो मेन टॉपिक्स रह गए थे, याद है हाइब्रिडाइजेशन के कैसे रह गए थे? करें वही स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन के असाइनमेंट बस उसके बाद। तो बेटा आज हमारे पास ना हाइब्रिडाइजेशन के कुछ अलग केसेस आएंगे ऑफ आवर जीनोन फैमिली। तो उनका ना आप आज जो हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ये आ जाएगा एक जीनोन O3F2, ऐसी एक आ जाएगा जीनोन O2F2, फिर जीनोन OF4। ऐसे आज हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे डिस्कशन के। अभी तक याद है वी डिस्कस जीनोन F2, जीनोन F4 और एक कौन सा किया था, जीनोन F6, ये किए थे। आज बेटा ये स्ट्रक्चर्स की डिस्कशंस आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन। पहले ये बता दो, पढ़ा जा रहा है सबसे क्लियर? मैं देख रहा था, मैं क्या आया नहीं अभी क्लास में। चलो बस सब बातें नहीं, ये दरवाजा बंद कर दिया, अगर पूरा कर दे तो आज बेटा हमारे पास ना इन सारे सेक्टर्स के डिस्कशंस आ जाएंगे। तो अभी तक ना हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं 11th क्लास से लेकर 12th की बात करूं, हम लोगों ने सेक्टर डिस्कस किए थे ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या फिर क्या था, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। मैंने कहीं पे भी आपके साथ हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड फॉर्मेशन डिस्कस नहीं किया था। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर ना जीनोन ऑक्सीजन के जब भी बॉन्ड आएंगे, हियर वी आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्शन के ना थोड़े से कंसेप्ट अलग हो जाते हैं। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज में नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ पे वी डू नॉट फॉलो आवर क्वोशिएंट रूल। यहाँ पे हमें इनके अलग मेथड्स है टू फाइंड देयर हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा तुम्हारे कंपटीशन में देखोगे ना O3F2, O2F2, OF4, ये सारे केसेस पता नहीं कितनी बार आपके पेपर्स में आ रखे हैं टू प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो मुझे एक पहले रीजन बताओगे? Xenon can form bond with F2। तो एक ने मुझे कहा खन्ना सर Xenon Cl2 कर दो, Xenon Cl4 कर दो, एक ने कहा खन्ना सर Xenon Cl6 कर दो। आप बताओ these compounds can exist or not? क्लियर? ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, Xenon Cl2, Cl4, Cl6? हाँ जी, नहीं, क्यों? क्लियर? क्योंकि Xenon का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसके साथ सिर्फ वही एलिमेंट्स बॉन्ड बना सकते हैं व्हिच हैव गॉट टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Xenon। तो Xenon से इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता है, व्हिच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा था, फ्लोरीन, और उसके साथ कौन सा था, ऑक्सीजन। So only oxygen and fluorine can form bonds with xenon because both of these are highly electronegative in nature. So these can take electron from xenon easily. तो देखना आज एमसीक्यू करेंगे ना, 2-3 एमसीक्यू इसी कंसेप्ट के है। क्लियर? तो बेटा आज मुझे ना इन सबके स्ट्रक्चर्स हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे प्रिडिक्ट करने थे। तो मुझे ना इनके स्ट्रक्चर याद नहीं रहते, मुझे बस xenon और ऑक्सीजन का एक याद है। आप भी ध्यान रखना, जहां पर xenon और ऑक्सीजन का बॉन्ड है यहाँ पे पक्का हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड। एक तो पहला ये कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना। क्लियर? कि जहां पर मेरे पास जीनोन का बॉन्ड है, क्लियर, विद ऑक्सीजन, वो डबल बॉन्ड है। और एक अगर मैंने जीनोन को प्रेफर करना है डबल बॉन्ड O, जैसे यहाँ पर, और एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन लोन पेयर ऐसे। एक ने कहा खन्ना सर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, फ्लोरीन फ्लोरीन, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। क्लियर? तो बेटा प्रेफर करना, याद रखना जहां पर ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन आए, क्लियर, कि ये Xenon O2F2 के ना दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास आएंगे। अगर ये Xenon O2F2 के दो स्ट्रक्चर्स हैं तो वी ऑलवेज प्रेफर दिस एज आवर मेन स्ट्रक्चर। ये हमारे पास मेन स्ट्रक्चर है। तो मैंने इसके लिए दो लॉजिक्स याद रखे आज के स्ट्रक्चर्स के। एक, जहां पर भी Xenon का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है तो वी आर हैविंग डबल बॉन्ड। सेकंड, जहां पर तुम्हारे पास प्रायोरिटी है कि डबल बॉन्ड प्लेन में रखे या डबल बॉन्ड एक्सिस पे, तो वी ऑलवेज प्रेफर डबल बॉन्ड को एट आवर प्लेनर पोजीशन। इसे हम लोग प्लेनर पे करेंगे, एक्सियल पे नहीं। क्लियर? अगर ये दो लॉजिक्स याद रहेंगे ना, आज देखना मैंने आपके साथ 6 या 7 स्ट्रक्चर्स करने हैं, 6 to 7।
तो सारे स्ट्रक्चर्स करने हमें आसान हो जाएंगे। बस दो चीजें ध्यान में, जीनोन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। सेकंड, अगर मेरे पास यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है कि डबल बॉन्ड शुड बी इन प्लेनर पोजीशन या डबल बॉन्ड शुड बी इन एक्सियल पोजीशन, तो वी विल प्रेफर दिस एट आवर प्लेनर पोजीशन। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या गलत। इस लॉजिक पे ना मुझे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आज ड्रॉ करने आसान रहेंगे। हाँ ये ना, अब इतने स्ट्रक्चर्स हैं तो बुक में कोई लॉजिक नहीं दिया, तो ये मेरे दिमाग में मैंने अपने रखा हुआ है कि जहाँ पे, क्योंकि मुझे इन स्ट्रक्चर में कॉन्ट्राडिक्शन आती है, तो मैंने देखा सारी बुक्स में इनका ये स्ट्रक्चर बना है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफर कर देना एट आवर प्लेनर पोजीशन, तो ये स्ट्रक्चर्स है। क्लियर। तो बेटा इनके ना कई साल पहले मैं भी जब पढ़ाना नया नया स्टार्ट ही किया था, तो मैं भी क्या करता था, इनका जो टॉपिक था, क्लियर, आपके बुक्स में ये टेबल बनी हुई थी, तो मैं टेबल के बेस पे सबको लिखवा देता था और कहता था भाई ये हाइब्रिडाइजेशन ध्यान में रखो। फिर मुझे कहीं पे ना इसका एक फॉर्मूला मिल गया, हाउ वी कैन प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन। और इनके हाइब्रिडाइजेशन में बस ध्यान क्या रखेंगे, ये पहला केस है, ना 11th में किया ना अभी तक 12th में, वेयर वी आर कंसिडरिंग हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ आवर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ऑल्सो, यहाँ पर पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर ना हम लोग सपोज आज आपके साथ मैंने जो पहला केस करना है वो आपके साथ करना है जीनोन O2F2, आज फर्स्ट केस ये करना है। क्लियर। तो बेटा इसका ना एक बार अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, जीनोन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, क्लियर, विद ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। तो अगर ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस जीनोन विल हैव टू सप्लाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो मेरे पास ना यहाँ पर क्या था, एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड, number of orbitals half filled supplied by xenon atom, clear कि xenon atom से, clear, number of orbitals half filled by supplied by xenon atom। तो बेटा आज अभी पहला केस करेंगे ना, दो तीन केस मैं करता हूँ, फिर आगे तुम लोग खुद करके दिखाना। क्लियर। इसमें हमारे पास क्या था, जो रूल है, टू फाइंड आउट हाउ मेनी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल xenon atom हैज टू सप्लाई, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, ये फॉर्मूला लिख लेना, आपको बुक में मिलेगा नहीं, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स प्लस ट्वाइस द नंबर of oxygen atoms present, twice the number of oxygen atoms present। क्लियर। बेटा ये एक सिंपल सा फॉर्मूला विच वी मेक यूज कि जहां पे भी मुझे फाइंड आउट करना है हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग सबसे पहले हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ xenon, दैट इज नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। मैं ना स्टार्टिंग में बोलता था किसको नंबर ट्वाइस करना है, तो देखो ऑक्सीजन का मैंने अभी आपको टिप दिया था, वी आर गेटिंग डबल बॉन्ड, तो अगर डबल बॉन्ड है तो दैट मींस xenon का ऑक्सीजन को दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, एक बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और एक कौन सा बनाएगा, पाई बॉन्ड। फॉर हाइब्रिडाइजेशन वी ओनली लुक फॉर, क्लियर, जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे वी ओनली लुक फॉर आवर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पर पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना। तो बेटा हर बार मैं भी जब नया पढ़ाता था ना, इसमें डाउट क्या आता था, मैं पाई बॉन्ड में भी उसे कंसिडर कर लेता था। तो फॉर पाई बॉन्ड वी हैव टू कंसिडर नॉट दीज ऑर्बिटल्स फॉर आवर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बेटा इसमें अगर इसी केस में सॉल्व करें, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स 2 प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या थे 2 4, तो टोटल क्या आ गया 6। अगर 6 आ गए तो दैट मींस xenon विल हैव टू सप्लाई अस 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो मुझे xenon का कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं याद है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और xenon। तो हीलियम 1s2 2s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, तो xenon का क्या आ गया, आउटरमोस्ट शेल 5s2 5p6। अगर किसी को ये भी नहीं याद, इतना तो ध्यान है xenon का ऑक्टेट कंप्लीट, तो आप लोग चाहे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिख दो ns2 np6 या फिर कॉन्फ़िगरेशन लिख दो एग्जैक्ट अगर लिखना आउटरमोस्ट शेल दैट इज 5s2 5p6। क्लियर। तो अब मैंने यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 5s और साथ में मेरे पास क्या था 5p6, तो 5s और यहाँ पर आ गया 5p। क्लियर। इसमें 1 2 1 2 3 4 5 और 6, 5s 5p। क्लियर। अब xenon को कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सप्लाई करने थे 6,
अगर 6 है तो दैट मींस आई विल हैव टू कंसीडर xenon इन एक्साइटेड स्टेट, मुझे xenon को एक्साइटेड स्टेट, तो अगर मैंने इसे एक्साइटेड स्टेट में लेना है 5s, इधर मेरे पास आ गया 5p और इधर मेरे पास आ गया 5d, तो यहाँ पर 5s, यहाँ पर 5p और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 5d, ये आ गया। अब यहाँ पे आप बताओगे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करें? हाँ जी, अब बता दो आदित्य, आदित्य आर्यन कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करें? मन्नत, हाँ जी, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं? आदित्य, अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 1 2 अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स उठाकर आगे एक्साइट कर दे तो मेरे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए। अगर हाफ फील्ड आ गए, इनमें से ज्यादा ऑक्सीजन कितना है 2, दैट मींस दीस टू बॉन्ड्स विल बी यूज्ड इन आवर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दो ऑर्बिटल्स हमारे यूज में आ गए कहां पर? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए। अगर ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में आ गए तो यहाँ पे हाइड्रोजन पक्का मेरे पास sp3 और साथ में क्या आ गया d, so that means this species is said to have hybridization sp3d। क्लियर? तो अब तुम लोग बताओगे अगर sp3d है तो इसमें बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर और टोटल पेयर कितने हैं? इस केस में आप बताओगे बॉन्डेड पेयर। चलो फर्स्ट केस हम लोग इकट्ठा करते हैं, 1 2 3 4, वी आर हैविंग 4 बॉन्डेड पेयर और एक मेरे पास क्या है लोन पेयर, तो टोटल 5। याद है आपको शुरू से बोलता था इफ वी वर हैविंग 5 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। तो यहाँ पे रेगुलर ज्योमेट्री हमारे पास क्या आती थी? इस बेस पे, इस बेस पे था। पर अब यहाँ पे वी आर हैविंग 1 लोन पेयर, तो ट्राई, यहाँ पर मेरे पास लोन पेयर, यहाँ पर मेरे पास क्या है xenon। क्लियर? अब 2 ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है। आपको टिप दिया था हम लोग डबल बॉन्ड को कहाँ प्रेफर कर देंगे? इन दिस प्लेट। तो एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक फ्लोरीन यहाँ पर। क्लियर? अब तुम में से कोई तो मान जाएगा इसकी शेप कितनी बार कर ली। दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव सीसॉ शेप, दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव सीसॉ शेप। तो बेटा इस साल भी आपके ना जेई और एनईटी दोनों में ऐसे कुछ केसेस आ रखे हैं हाइब्रिडाइजेशन के, और इधर उनकी हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है, इनके मैचिंग का क्वेश्चन आ रखा है कि इन्हें मैच करो। तो ये आज अभी पहला केस किया आपके साथ xenon O2F2। क्लियर? अभी और करेंगे 5-6, अगर पहला मुश्किल लगा इसे एक बार कर लो, इसे अभी और केसेस आ जाएंगे हमारे पास। क्लियर? तो ये पहला केस आज का आ गया xenon O2F2 ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होमोडाइएटमिक स्पीसीज थे, वहां पे सिर्फ था हमारे पास H2 N2 F2 O2 ऐसे कैसे थे होमोडाइएट में। हाँ ये कर लो तभी आगे चलेंगे इसको। हाँ जी, नहीं मैंने नहीं अभी देखा सर, बताओ क्यों कोई डाउट्स लेने आया होगा 11 का, तो मैंने नहीं देखा अभी। हाँ जी बेटा कर दो रब फर्स्ट केस। हाँ जी कर दे। अब इस फॉर्मूले को बस रब नहीं कर रहा, तो इसे भी यहाँ से इसलिए ना सारे केसेस मैंने ऊपर साथ लिख लिए। अभी हम लोगों ने कौन सा एक केस किया था, अब सेकंड केस सपोज मैंने आपका ले लिया xenon O3 और F2। क्लियर? xenon O3 F2, तो अगर ये xenon O3 F2 है तो यहाँ पर सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ हाफ फील्ड, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स सप्लाइड बाय xenon एटम। तो xenon एटम हमारे पास याद है क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स क्या आ गया 2। क्लियर? साथ में मेरे पास क्या आ गया 2 into 3, तो टोटल 8 xenon O3F2।
सेकंड केस, ये सेकंड केस आ गया Xenon O3F2। ठीक, तो अब इसमें मेरे पास Xenon का मुझे कॉन्फ़िगरेशन याद था, क्या था 5s2 और साथ में क्या था 5p6, तो 5s और साथ में 5p, तो 1 2 1 2 3 4 5 और 6, 5s2 5p6 क्लियर। तो अब चल आदित्य, अब बता कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करें यहाँ पर आदित्य? 1 2 हाँ 3 जी 4 आदित्य। 5 6 7 हाँ 1 2 3 4 मुझे इधर। 8 हाफ फील्ड चाहिए, तो चारों के चारों एक्साइड करने पड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी आदित्य, अब चारों के चारों एक्साइड करने पड़ेंगे। अब मैंने सभी के सभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए एक्साइड, हाँ जी सर। क्लियर। अगर यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइड कर दिया तो एक और आ गया, तो एक ये और सर 5s, ये था 5p और यहाँ पर कौन सा था 5d। तो डी। बेटा मैं तुम्हारी सेल में ना यहाँ पे जब ये करता था, तो फर्स्ट टाइम जब पढ़ा रहा था मैं हाइब्रिडेशन करके बैठ गया था sp3d4, और फिर सोचो कि d4 तक तो मैंने कोई केस किया ही नहीं है। फिर ध्यान में आया 3 ऑक्सीजन है, अगर 3 ऑक्सीजन है तभी these three are involved in our pi bond formation। ये हमारे 3 केस इन्वॉल्व हो गए इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में है तो हाइड्रेशन में पार्ट कौन ले रहा है, एस का 1, पी के 3 और डी के कितने ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं यहाँ पर 1, डी का एक ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d क्लियर। और यहाँ पर अब ध्यान से देखो बीपी, एलपी और टीपी सारे के सारे बॉन्डेड पेयर ही घूम रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, चारों बॉन्डेड पेयर। अगर चारों बॉन्डेड पेयर है तो मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री, तो Xenon O3F2 में मेरे पास रेगुलर ज्योमेट्री इस बेस पे थी। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है Xenon, ऑप्शन कितने हैं 3, तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक फ्लोरीन यहाँ पर, ये ज्योमेट्री कितनी बार कर ली क्लियर। तो इसको हम लोग नाम क्या देते थे, ट्राई एंगुलर प्लेनर, और साथ में क्या आ गया बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। तो बेटा कई टीचर्स ये ना स्ट्रक्चर्स ये वाले भी 11th क्लास में करा देते थे ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो मुझे होता था जहाँ पे तू था वहां पे भी कराए थे। तो बेटा क्या था उससे ना तुम बच्चों पे बस मनीष होता क्या है कि तुम्हें वहां पे ना पहले 11th में हाइब्रिडाइजेशन तो क्लियर हो, क्लियर, हमें कंपटीशन 12th के बाद देना है। और सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन के यही केसेस, या फिर जो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कंपटीशन में सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन के इन्हीं के केसेस आते हैं क्लियर। तो इसलिए मैंने आपको ये नहीं किया था कि 11th में और इवन 12th क्लास में इस टॉपिक को यहाँ तक छोड़ रखा था कि आखिर में जाकर करेंगे क्लियर। तो अब बताओ ये Xenon O3F2 केस क्लियर, क्लियर। तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव, ज्यादा इसको शॉर्ट फॉर्म कर रखा था TPBP, ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री क्लियर। तो देखो अब यहाँ से दो केसेस तो कर लिए, एक O3F2 क्लियर और एक हम लोगों ने O2F2 कर लिया। अब ये बाकी हमारे पास 3 केसेस रह गए। अगर अब आपने भी कर लिया, लिख लिया ये, चलो जिसने कर लिया अब तब तक बाकी ये ट्राई करोगे, पर मुझे बताना नहीं है, अभी खुद एक बार ट्राई करो क्लियर, खुद इसकी हाइब्रिडेशन ट्राई करो, अभी मुझे नहीं बताना, बाद में देखेंगे इसको। Xenon OF4, Xenon OF4, हाँ जी निकुंज लेट कैसे हो गया निकुंज? सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा चल, मुझे लगा कहीं पेपर तो नहीं हो रहे स्कूल में। नहीं सर। हाँ जी मन्नत क्लियर है, मन्नत नैना क्लियर है फिगर्स कैसे Yes, कर रहे थे sir. हाइब्रिडाइजेशन? हाँ Yes, जी sir. चलो गुड।
अब इसका बेटा करें नेक्स्ट केस, किया किसी ने? चलो Yes, अभी sir. सारे एक बार करने दो, सभी को करने दो, फिर करेंगे। इसे रब कर दो। हाँ जी सर। चलो अब आप में से चल कौन बताएगा मुझे? आदित्य से तो पूछ लिया। चल नैना बताएगी इसका जीनोन OF4 इसका क्या आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन? नैना किया ट्राई अभी के नहीं? कर रही हूँ सर। चल कर लो, 2 मिनट कर लो सारे ट्राई आराम से। sp3 हाँ जी अरुण किया ट्राई? अरुण Yes, sir. Yes, क्या sir. रहा है हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2. चल गुड। अगर sp3d2 बता रहा है तो हाँ जी नैना हो गया? स्क्वायर पिरामिडल आएगा। यस सर। हो गया। तो चल अब बता इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है नैना? स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर। अब बाई पिरामिडल है या पिरामिडल? बाय पिरामिडल। बाई पिरामिडल। चल फिर हम लोग इकट्ठा करते हैं इसे। अब जब ये केस किया, इसमें 4 + 2 टोटल 6 आ गए। 6 तो मुझे जीनोन का ध्यान में था। जीनोन का क्या था? 5s और साथ में क्या था नैना? 5p6। तो ये 5s और ये 5p। 1 2 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? मुझे कितने हाइब्रिड चाहिए? 6। तो दैट मींस जीनोन यहाँ पर 5s, यहाँ पर आ गया 5p और आगे आ गया हमारे पास 5d। तो 5s 5p और इधर हमारे पास आ गया नेक्स्ट 5d। अब क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डिस्टर्ब नहीं किया, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट ओवर कर दिया। क्लियर? तो एक यहाँ पर यूज में आ गया, कहां पर? और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया मैंने मेरे पास? sp3d2 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। यस तो सर। माने जो आप भी करे थे bp lp और pp बॉन्डेड पेयर 1 2 3 4 5 लोन पेयर 1 टोटल 6। अगर टोटल 6 था तो याद है टोटल 6 इफ वी वर हैविंग ऑल बॉन्डेड पेयर मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। क्लियर? पर अब मेरे पास यहाँ पर क्या था? इरेगुलर। अगर इरेगुलर था तो जीनोन आ गया यहाँ पर। क्लियर? लोन पेयर एक है, आपकी मर्जी। हमें से एक ने कहा खन्ना सर मैंने लोन पेयर यहाँ रखना है। तो अब थोड़ा सा लॉजिक लें। ऑक्सीजन क्या एक है, तो अगर एक है यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया और फ्लोरीन 4 है, 1 2 3 और 4। तो मैं ना अब इसकी शेप क्या आ गई? स्क्वायर पेनल पिरामिडल, क्योंकि नीचे बेटा यहाँ पे लोन पेयर आ गया। अगर लोन पेयर है तो अगर यहाँ पर भी बॉन्ड बनता तब ये आ जाता स्क्वायर पेनल बाई पिरामिडल। पर अब यहाँ पर क्या रख दिया? हाथ। तो दिस स्पीसीज इज सेड टू हैव स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप। दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप। तो बेटा ये पक्का है, तुम्हारे अभी जो पेपर्स हो रहे हैं ना इनमें क्या इवन कंपटीशन में कोई ना कोई इनका हाइब्रिडाइजेशन का केस जरूर आता है। जरूर, कितने साल हो गए, हर बार कोई ना कोई केस इनका मैचिंग के बेस पे आ रखा है। क्लियर? अब बताओ सबको क्लियर? हाँ जी क्लियर। तो अब हम लोगों ने कौन सा किया? OF4। अब 2 केसेस और रह गए। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फोर्थ केस आ गया। फोर्थ केस दैट इज आवर xenon OF2। xenon OF2। अब ये तुम लोग सारे ट्राई करो और ठीक आंसर देना। अब xenon OF2 और जिससे पूछूं वही बताना, सारे नहीं। xenon OF2।
जी इतना टाइम तो नहीं लगेगा। आ गया सर। हाँ भी नीरज क्या आएगा? गुड। आ रहा है इसका टी शेप सबका कि नहीं? यस हाँ, सर। सबका आ रहा है टी शेप? Yes, sir. चल गुड मन्नत। हाँ जी आर्यन, आर्यन, आदित्य, निकुंज, हाँ जी आ रहा है सबका कि नहीं? नो सर। यहाँ पे अब देख चिंदेश 2 + 2 × 1 2 टोटल 4, टोटल 4। अगर 4 है तो अब जीनोन को क्या लेना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट 5s, और यहाँ पर मेरे पास क्या है 5p, और आगे हमारे पास क्या है 5d। तो यहाँ पर 5s, यहाँ पर 5p, और यहाँ पर कौन सा 5d। अब बता कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करें? मुझे हाफ फील्ड कितने चाहिए? 4। तो अगर तुझे, आपको भी ऐसे डाउट आते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन कर दूं आगे, आगे एक और करना पड़ेगा। क्लियर? तो मेरे पास 1 2 1 2 1 और 2 हो गया हमारे पास 4 अनपेयर्ड। आगे अनपेयर्ड। अब ऑक्सीजन एक किसमें यूज हो गया? फॉर आवर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन पक्का है हमारे पास। क्या आ गया? sp3b। अब यहाँ पर मेरे पास bp, lp, और साथ में क्या था? tp। बॉन्डेड पेयर 1 2 3, क्लियर? लोन पेयर 2, टोटल 5, क्लियर? तो याद है 5 के लिए बड़ी सी स्टेटमेंट क्या देता था? इफ वी वर हैविंग 5 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री, बट नाउ 2 लोन पेयर। अगर 2 लोन पेयर है तो यहाँ पर लोन पेयर आ गए, क्लियर? और इधर मेरे पास क्या बैठा है? जीनोन। अब लॉजिक सोचे, OF2 है, OF2, तो लॉजिकली फ्लोरीन एक इधर और एक फ्लोरीन इधर, और इधर डबल बॉन्ड O, तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव आगे टी शेप। क्लियर? तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव टी शेप। आज बेटा देखना जब MCQ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपका टेस्ट लिया था, 5 या 6 क्वेश्चन वहां पे हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर के बेस पे ही है काउंटिंग के, तो सारे ऐसे ही केसेस थे। क्लियर? तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास जीनोन OF2। अब इसके बाद एक लास्ट केस रह गया नॉर्मल, एक ये, और 2 केस और आ जाएंगे O3, और साथ में आ जाएगा जीनोन O4। ये 3 केसेस रह गए डिस्कस करने। क्लियर? तो इन 3 केसेस को डिस्कस करने के लिए फिफ्थ, क्लियर? अब फिफ्थ केस मैंने यहाँ पर कंसिडर किया जीनोन O2F4, जीनोन O2F4। अब ये याद करो, जीनोन O2F4। सॉरी मैं आपसे पूछ नहीं रहा था, रब करता जा रहा था, नोट डाउन कर रहे थे सभी? हाँ जी कर लिया था। चलो अब बता दो नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जीनोन O2F4, पहले एक बार आप ट्राई करो। शुभा हो गया कि नहीं? एक तो ना जो मेरे पास बैठे मैं उनके कॉपीज में साथ साथ देख रहा था, इनको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करने की आदत डालो, ताकि हमें इलेक्ट्रॉन दूर से नजर आ जाए कितने कितने हैं। ठीक है? नहीं तो फिर छोटे फिगर में पता क्या होता है, ये अनपेड हमें क्लियर नहीं होते हैं। हाँ कहाँ फंस गया चंद्रेश? मुझसे पूछ ले फॉर्मूला। आप बताओ, मैं तो भूल गया। वो देख तेरे साथ बोल भी रहा है SP50। भाई आपस में बातें नहीं, बातें नहीं। हाँ जी निकुंज किया कि नहीं? निकुंज
हाँ जी निकुंज। हाँ जी निकुंज, सक्षम, परीक्षा किया कि नहीं अभी? हाँ जी परीक्षा, चलो फिर अब मेरे साथ ही करो। कर रहा हूँ आठ सर। कर रहे हो अभी? सक्षम, परीक्षा समझ आ गए स्ट्रक्चर्स? परीक्षा Yes, sir. चलो गुड। तो बेटा अब देखो यहाँ पे 8 था, अगर 8 थे तो ये 5s और साथ में क्या था 5p6, क्लियर? तो 5s और यहाँ पर क्या था 5p, 1 2 1 2 3 4 5 और 6। मुझे कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? 8। अगर 8 चाहिए तो हमें यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा, 5s 5p और 5d, क्योंकि मुझे क्या एक्साइट कर रहा है 8 है, तो 1 2 3 4 सभी को एक्साइट। तो मैंने यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर एक्साइट कर दिया, तो 1 2 3 और 4, क्लियर? तो बेटा मैं जब पहले पढ़ाता था ना, ये D4 तक मेरी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती थी, फिर फंस जाता था स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहाँ पर दो ऑप्शन यूज हो गए पाई बॉन्ड, तो दीस टू आर इन्वॉल्वड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर ये दो पाई बॉन्ड में चले गए तो हाइड्रेशन घूम फिर कर sp3d2 आ गया। और ध्यान से देखो बॉन्डेड पेयर 1 2 3 4 5 6 सारे बॉन्डेड पेयर। अगर सारे बॉन्डेड पेयर है तो मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। ये रेगुलर ज्योमेट्री का कंसेप्ट आ गया। बीच में क्या बैठा है? जीनोन। ऑप्शन कितने हैं? 2। तो थोड़ा सा लॉजिक अगर ले, डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर आ गए। फ्लोरीन कितनी है? 4। तो 1 2 3 और ये 4, ये आ गया इसका ज्योमेट्री का कंसेप्ट। तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे, तो स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। बेटा मेरे नोट्स देखोगे ना, नोट्स में लास्ट वाले पेज पर शायद मैंने आपको इन्हीं के स्ट्रक्चर सारे एक टेबुलर फॉर्म में दे रखे, लास्ट में पूरे के पूरे टेबुलर फॉर्म में है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर जीनोन O2F4। अब बस मेरे पास दो स्ट्रक्चर्स और रह गए समझाने। एक 6, दैट इज आवर जीनोन O3। जीनोन O3। सर, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, ये वाला स्ट्रक्चर फिर से बताना एक बारी। ये देख यहाँ पर मेरे पास दो बॉन्ड पाई में यूज हो गए, O2F4 में दो पाई बॉन्ड में गए, तो हाइब्रिडेशन में पार्ट कौन ले रहा है? S का 1, P के 3 और D के 2 ऑर्बिटल। तो दैट मींस दिस स्पीशीज इज सेड टू हैव हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक मन्नत? अगर sp3d2 है तो हमारे पास यहाँ पर बॉन्डेड पेयर 6। अगर बॉन्डेड पेयर 6 है तो मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। तो बेटा ये 6 का कांसेप्ट कर रखा था, एक बॉन्ड अबव द प्लेन, एक बॉन्ड बिलो, 4 बॉन्ड 360 को 4 तो 90 डिग्री, ये आ गया। इसको याद कर, हम लोग नाम क्या देते थे? अगर शॉर्ट फॉर्म में दूं, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? जीनोन। ऑप्शन कितनी है? 2। तो एक डबल बॉन्ड हो ऊपर, एक डबल बॉन्ड हो नीचे। फ्लोरीन कितने हैं? 4। तो एक फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन और फोर्थ, ये आ गई रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ आवर जीनोन O2F4। ठीक? यस सर। चल, अगर ये क्लियर है तो अब नेक्स्ट केस आप ट्राई करो, मुझे नहीं बताना अभी। जीनोन O3, अब ये ट्राई करो नेक्स्ट केस जीनोन O3। हाँ जी, तो इसलिए दिया है। अब करो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, वो जीरो हो जाएगा। रेक्टेंगल बन रहा है, देख ध्यान से, सारे बॉन्डेड पेयर है। एक लोन पेयर है ना, लोन पेयर पे हाथ रख।
हाँ लोन पेयर पे हाथ रख दे तो क्या बन रहा है, पिरामिड। ऐसा नहीं बनना चाहिए, तो पिरामिडल अमोनिया NH3 नहीं किया था, सिंपल पिरामिडल। टेट्राहेड्रल कहाँ से बोलते थे, NH3 का याद कर, नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 1 2 3, 1H 2H और 3H, तो ये बॉन्ड बन गए। मनीष लोन पेयर पे रखा हाथ, तो ये ज्योमेट्री बन गई। इसको याद करो 11th क्लास क्या, अभी 12th में ही अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन की थी, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 पर आ क्या गया, पिरामिडल शेप। क्लियर। तो चलो अभी भी अगर इसमें डाउट है तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास ट्वाइस इंटू 3 टोटल 6, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम कोई है ही नहीं, 0। क्लियर। तो यहाँ पर जीनोन पक्का है 5s और साथ में क्या था 5p6, तो 5s2 5p6 1 2 3 4 5 6 5s, और यहाँ पर क्या है 5p जीनोन 5s 5p और साथ में क्या आ गया 5d 5s 5p और इधर कौन सा आ गया 5d। अब कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइड करें, 3। अगर 3 एक्साइड किए ये पेयर एज सच 1 2 3 1 2 3, ये तीनों के तीनों यूज आ गए पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड आ गए तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। ये s का 1 और p के 3 ऑर्बिटल। अब bp lp और pp, ये बॉन्डेड पेयर 1 2 3, लोन पेयर 1, टोटल 4। तो याद है if we were having all 4 bonded pair molecule was said to have regular geometry tetrahedral, पर अब यहाँ पर क्या आ गया लोन पेयर, तो यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर क्या आ गया जीनोन, तो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। कौन सा केस किया था, सेम पैटर्न पे NH3 किया था। तो बेटा तुम्हारे कंपटीशन में कितनी बार आ रखा है सिमिलैरिटी बिटवीन NH3 एंड जीनोन O3, तो NH3 और जीनोन O3 में सिमिलैरिटी क्या आ गई, दोनों में हाइब्रिडेशन sp3, both are having 3 bonded pair and 1 lone pair of electron present। तो किसी को अगर ये ज्योमेट्री मुश्किल लग रही है तो अमोनिया का जब केस करते थे नाइट्रोजन, याद है 1H 2H और 3H, यहाँ पे रखता था हाथ, तो आपको कहता था मेरे पास क्या बन रहा है पिरामिड, तो दैट मींस दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव pyramidal shape, this molecule is said to have pyramidal shape। यहाँ पर इसकी पिरामिडल शेप आ गई, सॉरी अब यहाँ पे ना पिरामिडल शेप, क्योंकि यहाँ पर अब क्या लोन पेयर भी है, ज्योमेट्री कहाँ पे आएगा, इफ वी आर हैविंग ओनली बॉन्डेड पेयर, और यहाँ पर एक लोन पेयर है। हाँ जी बेटा पहले पता क्या था, काफी साल पहले तो ज्योमेट्री आता था और साथ में आता था डिस्टॉर्टेड या इरेगुलर। अब हम लोगों ने क्या किया, ज्योमेट्री वर्ड दे दिया ओनली बॉन्डेड पेयर, शेप कर दिया जो मैं दे रहा हूँ। क्लियर, क्योंकि शेप हमारे हाथ में है कंट्रोल करना, तो शेप हम लोग खुद दे रहे हैं। ज्योमेट्री जैसे 5 4 है वो स्क्वायर ही बनाएंगे, 5 है तो पेंटागोनल बनाएंगे, क्लियर 7 है तो हेप्टागोनल बनाएंगे, तो वो ज्योमेट्री हमारी फिक्स है। जो हम लोग शेप दे दें ड्यू टू बॉन्डेड और लोन पेयर, ये पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन भी आ रखा है, लीनियर ज्योमेट्री लीनियर शेप, तो लीनियर ज्योमेट्री मींस वी आर हैविंग ओनली बॉन्डेड पेयर BeF2, पर जीनोन F2 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर शेप, क्यों, क्योंकि वहां पर बॉन्डेड भी है और साथ में लोन पेयर भी है। क्लियर। तो बेटा अब शायद तुम लोग साथ ही बोल दोगे, अगर मैंने आपको ये लास्ट केस दे दिया जीनोन O4, अगर मैंने अब आपको यहाँ पर लास्ट केस दे दिया जीनोन O4, है ना, देखो इसलिए कह रहा था यहाँ पे सारे आंसर साथ ही दे देते हो। O4 है, O4 है तो कितने आ गए 8 8, अगर 8 आ गए तो मेरे पास अगर 5s, इधर क्या था 5p और इधर हमारे पास क्या था 5d। तो अब अगर मैं थोड़ा सा आलसी था, एक ही में सारा कंसेप्ट कर दूं 5d, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर क्या कर दिया एक्साइड, तो 1 2 3 और 4 एक्साइड कर दिए। ऑक्सीजन ये चारों के चारों यूज में आ गए, कहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर, तो ये सारे यूज में कहाँ पे आ गए हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 तो यहाँ पर बॉन्डेड पेयर हमारे पास क्या आ गए 4, अगर 4 है तो 1 2 3 4, यहाँ पर जीनोन, तो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल, अब यहाँ पर वर्ड आ जाएगा, वर्ड साथ में ज्योमेट्री। तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। उसमें शेप लास्ट लेक्चर में जाके अब पूछ रहा है, ये मुझसे कितनी बार केस कर लिए कि बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर। अच्छा हाँ जी, अब सबको क्लियर हुआ ये हाइब्रिडाइजेशन? हाँ जी, कर लोगे अब क्लियर? अब बेटा आपके सामने असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले जो आपको मैंने टेस्ट में डाल रखा था पी ब्लॉक का, या तो उसका एमसीक्यू अभी डिस्कस करने रहते थे, तो उन्हें ना मैंने इसलिए बीच में डिस्कस नहीं किया था कि एक बार पहले ये पूरा चैप्टर ब्रीफ अप कर ले। तो बेटा आज जब उसके करेंगे ना एमसीक्यू डिस्कस ऑफ आवर पी ब्लॉक, मैंने असाइनमेंट एक बार फिर आप सबको सेंड कर रखी है। उसे स्टार्ट करने से पहले ना एक आपके साथ मैंने और कंसेप्ट डिस्कस करना था, क्योंकि तुम्हारा पेपर जो है वो है एमसीक्यू बेस्ड। क्लियर? तो एमसीक्यू में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ के केसेस किए थे, तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आ जाए सबसे अच्छा है। क्लियर? तो कई बार हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं, हम लोग कई बार कह देते हैं इन्हें अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, कभी कर देंगे इन्हें अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ के, कभी कर देंगे इन्हें अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ पीके और पीकेबी। क्लियर? तो आज ना तुम्हारे साथ एक बिल्कुल ऑफ द ट्रैक, चलो भैया बातें नहीं, आज आपके साथ ना बिल्कुल एक ऑफ द ट्रैक टॉपिक डिस्कस कर रहा था। नहीं तो वो लास्ट ईयर क्या था, सीबीएसई के पेपर में भी आते थे, पर मैं आपके साथ ये एसिडिक स्ट्रेंथ के केसेस करता था एसिड्स में। क्लियर? जब हमारा चैप्टर ऑर्गेनिक खत्म होने वाला होता था, पर अब तुम्हारा पेपर एमसीक्यू है। मैंने आपके कईयों के पेपर में पढ़ा कि आपको ना अल्कोहल्स के बेस पे उन्होंने पीएच या पीके या के के बेस पे क्वेश्चन डाल दिए, जबकि ये टॉपिक हमारा आता है जाकर एसिड्स में। तो आज ना आपके साथ 11th क्लास का कंसेप्ट था हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ पीएच, के और पीके। यहीं पे हमारे पास और कंसेप्ट किसका आता था, केबी, और साथ में क्या आता था, पीकेबी। क्लियर? तो बेटा हमारे ना एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन घुमा फिराकर हम लोग इन पे भी डाल सकते हैं। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स आ जाए अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, पीके या के बेस पे, तो सबसे पहले देख लो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट क्या है, फिर देखो हाउ एसिडिक स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू पीएच, के और पीके, इनके साथ एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे रिलेटेड है, देन वी कैन अरेंज दीस क्वेश्चंस इजीली। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर ना मुझे आज आपके साथ एक सबसे पहले सिंपल सा केस, एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर 11th में तो मुझे के का ही नहीं कंसेप्ट क्लियर था कि के क्या है या पीके क्या है। क्लियर? तो मैं ना आपके साथ सिंपल सा रिएक्शन लिखा RCOOH, इसको ट्रीट किया वाटर के साथ। क्लियर? तो ये रिएक्शन याद करो हम लोगों ने बड़ी बार सॉल्यूशंस में की थी, क्योंकि जब मैंने ये टॉपिक किया था तब तक हमारे सिलेबस अभी आया नहीं था, तो मैंने आपके साथ वेंटो फैक्टर आई भी डिस्कस किया था 1+ अल्फा, वहां पर भी यही रिएक्शन ली थी, डिसोसिएशन ऑफ आवर एसिड। तो ये पक्का था, मुझे फॉर्मेशन क्या दे देगा, RCOO नेगेटिव, साथ में H3O प्लस। तो अगर मैं यहाँ पर पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखता, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन यहाँ पर आएगा कंजर्वेशन ऑफ RCO नेगेटिव, साथ में इधर क्या आ जाएगा H3O प्लस, तो नीचे मेरे पास आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ RCOOH, साथ में क्या आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो वाटर याद है यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे थे, लिक्विड फॉर्म। तो 11th क्लास में किया था, जब भी वाटर लिक्विड में है और मैंने चाहे मेंशन भी नहीं किया ये एक्सेस, तो वाटर इज कंसिडर्ड एज आवर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्लियर? तो वाटर को हम लोग हर रिएक्टेंट में हर बार लिक्विड में क्या लेते हैं, एक्सेस। तो अगर वाटर को एक्सेस में ले रहा था तो इस एक्सप्रेशन को मैं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इधर कर दूं। क्लियर? और यहाँ पर मेरे पास क्या है, RCOO नेगेटिव, साथ में क्या आ गया H3O प्लस, और नीचे मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर RCOOH। तो यहाँ पर K भी कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी क्या थी, कांस्टेंट, इट्स वैल्यू वाज टेकन एज 1। तो दैट मींस इसे मैंने नए सिंबल से रिप्लेस कर दिया, इसे नया सिंबल हम लोगों ने क्या दे दिया, Ka। क्लियर? तो पेपर में Ka इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, RCOO नेगेटिव, साथ में प्रोडक्ट ऑफ H3O प्लस, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, RCOOH। ये आ गया बेटा हमारे पास कंसेप्ट ऑफ Ka। क्लियर? एक मिनट बस, तो ये आ गया हमारे पास कंसेप्ट ऑफ Ka। तो हो सकता है अब तुम्हारे जब एमसीक्यू के क्वेश्चंस आए, मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ना करके मैं क्वेश्चन डाल दूं अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग Ka और डिक्रीजिंग Ka। तो दिस Ka स्टैंड फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर आवर वीक एसिड, क्योंकि याद है RCO नेगेटिव टूट कर क्या दे रहा है, H प्लस,
जो मुझे H प्लस दे रहा था, these were said to be acidic in nature। तो ये बेटा 11th क्लास का कंसेप्ट था। किसी को 11th नहीं याद तो 12th में मुझसे सॉल्यूशंस में यही किया था, वेंटो फैक्टर के क्वेश्चंस में। क्लियर, यही रिएक्शन हम लोगों ने कंसीडर की थी। तो आज क्या था, मैंने ना आपके कईयों के पेपर्स पढ़े, तो कई के पेपर में पीके और पीकेबी के कंसेप्ट आ रखे थे। तो नहीं तो मेरी आदत थी वो हम लोग टॉपिक करते थे एसिड्स में जाकर, पर अब हमें एसिड से पहले से क्लियर करना पड़ेगा। तो ये था एक्सप्रेशन फॉर के ए, एक बार पहले लिख लो। हाँ गौरव, अब पूछ क्या डाउट था, बता दिया ना, इसलिए कहता हूँ बस 2 मिनट बोलता हूँ ना, पर चलो मुझे रहेगा क्या डाउट आया था बता। अच्छा, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, और कॉमन वर्ड इसे क्या दे देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग में ये कंसेप्ट ही नहीं आएगा इक्विलिब्रियम का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में क्या होगा मेरे पास, देख अगर मैं लिखूं HNO3 का, HNO3, तो ये मुझे टूट कर क्या देगा, H प्लस और NO3 माइनस, इसमें रिएक्शन बैक ही नहीं आ रही। तो दिस ऑलवेज कम्स इनटू पिक्चर फॉर आवर वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड बेस सारे कहाँ बैठे हमारे, ऑर्गेनिक। क्लियर। तो बेटा अभी मैंने आपके लिए सिंपल एक्सप्रेशन लिखा है, अब शायद तुम में से कोई बता देगा यहाँ पे जो के है और हाइड्रोनियम आयंस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। के और हाइड्रोनियम आयंस, क्योंकि हाइड्रोनियम आयंस बेसिकली क्या एसिड हो गया, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दैट मींस अगर मेरे पास के और हाइड्रोनियम आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं आपको कह सकता हूँ के एंड एसिडिक स्ट्रेंथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वन अनदर। तो पेपर में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाए या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के का कंसेप्ट आ जाए, वन एंड सेम थिंग। क्लियर, क्योंकि दोनों क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जितना मेरे पास के बढ़ेगा, जितना के का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो पक्का है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस विल इंक्रीज। अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इंक्रीज किया तो पक्का है एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो बेटा बड़ी बार आपका ना कंपटीशन में क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ पे नहीं, मैं आपको अल्कोहल्स देकर कह दूंगा अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं आपके साथ सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा था, how these terms are related to one another। क्लियर, इसके बाद एक कंसेप्ट तो ये था, क्लियर, सबको क्लियर, ये पहला कंसेप्ट। हाँ जी क्लियर। अगर ये पहला कंसेप्ट क्लियर है तो 11th क्लास में पीएच का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मैं भूल गया। पीएच का फॉर्मूला क्या था मुझे याद नहीं है। लॉग ऑफ एच प्लस या माइनस, अच्छा माइनस इसने बोल दिया, ठीक है, तो दोनों इकट्ठे पेपर देना। तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, क्लियर, तो ये माइनस लॉग ऑफ एच प्लस था। अगर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस था तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकता था, 1 लॉग एच प्लस। तुम्हें से इसमें बड़ा मुझे पता करना था ये कैसे लिख सकता है कैसे नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये माइनस था, दैट मीन माइनस इनवर्स। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। अगर ऐसे लिख सकता था तो तुम लोग बताओगे पीएच और एसिडिक स्ट्रेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या पीएच और एसिडिक स्ट्रेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली हो गए। और याद करो छोटी क्लास से यही नहीं पढ़ा, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 और यहाँ पर क्या लेते हैं 13, और आखिर में हमारे पास क्या आ गया 14। तो याद है यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और इस साइड हमारे पास क्या इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेटा तुम्हारे कंपटीशन में हो सकता है मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं, मैं आपको कह दूं अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पीएच। तो जब भी ये क्वेश्चंस आए ना, देखो जब नया नया पढ़ाता था इनमें मैं भी कंफ्यूज रहता था, फिर दिमाग में मैंने एक लॉजिक रखा, जब भी इन्हें अरेंज करना आए तुम लोग पहले अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट देख लो, फिर देखो हाउ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड दीस प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू वन अनदर। तो कोई क्रैमिंग नहीं था, के और हाइड्रोनियम आयंस दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इससे पक्का है के और एसिडिक स्ट्रेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पीएच क्या था, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। तो अगर ये माइनस लॉग ऑफ एच प्लस था तो पक्का यहाँ पर पीएच एंड एसिडिक स्ट्रेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू वन अनदर। तो तुम में से अब कोई बताएगा मुझे, यहाँ पर ये फॉर्मूले तो मैंने लिख दिए, क्लियर। अब तुम में से शायद कोई मुझे बता दे, यहाँ पर अगर मैं पी के ए लिख रहा था तो पी के ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के ए, यही आ जाएगा पी के ए का एक्सप्रेशन, माइनस लॉग ऑफ के ए। तो तुम लोग बताओगे अब मैं पी के ए और एसिडिक स्ट्रेंथ को
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलूं या दोनों को यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलूं? डायरेक्टली, ये तो मैं, मेरा पढ़ाई में बहुत बुरा हाल है, मैंने इसको भी पहले ऐसे लिख दिया 1/log K। क्लियर? अब याद है K और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो पक्का यहाँ पर भी इज इक्वल टू 1 बाय एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट आएगा, इसलिए पीके और एसिडिक स्ट्रेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। तो बेटा अगर मैंने तुम्हें ना पेपर्स में कंफ्यूज करना है, जेई और एनईटी में तो पक्का है, जेई और एनईटी में काफी सालों से अब एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे अरेंज करने नहीं आते, वहां पे आता है अरेंज करो पीके पीएच पीके भी इन कंसेप्ट पे। हाँ सीबीएसई के तुम्हारे अभी इन टर्म्स में जो पेपर है उनमें हो सकता है सिंपल आ जाए अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। अभी ना तुम्हारे टीचर्स कहीं क्या कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं क्वेश्चन आंसर बुक में से उठाए और सीधे डाल दिए, जबकि ये पीके का कंसेप्ट मोस्टली कॉम्पिटिशन में आता है क्योंकि ये 11th के साथ रिलेटेड है। तुम्हारे डायरेक्ट आना चाहिए एसिडिक और बेसिक H+ और OH, पर कहीं गलती से अगर इन टॉपिक्स पे आ गया, क्लियर, तब ये भी हमारे साथ में था पीके और पीकेबी के कंसेप्ट। तो मैं अगर अब यहाँ पर एक स्टूडेंट अभी भी अगर कंफ्यूज था, मैं अगर यहाँ पर आपको सारी चीजें फिर लिख दूं, आप ये नोट कर लेना, ये बुक में मिलेंगे नहीं। के एंड एसिडिक स्ट्रेंथ था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड पीएच और सर ये एसिडिक क्वेश्चन स्ट्रेंथ। के साथ करा दो। हाँ जी, सर क्वेश्चन के साथ हाँ करा। अभी क्वेश्चन ही लगा करने, बस अभी तो कंसेप्ट दे रहा था, अब इनके क्वेश्चन ही पकड़ेंगे मन्नत। तो पीएच और एसिडिक स्ट्रेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड, क्लियर। और थर्ड यहाँ पर पीके और एसिडिक स्ट्रेंथ को भी इनवर्सली रिलेटेड कर दिया। पीके ये कंजुगेट एसिड बेस के लिए था, जैसे पीएच था नेगेटिव लॉगरिथम, तो पीके हमारे पास क्या था? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के। ये पीके जो हमारे पास था ना माइनस लॉग ऑफ के, जैसे पीएच को डिफाइन क्या करते थे? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, तो पीके को डिफाइन कर रखा है, और मोस्टली पीके और पीके भी कंसेप्ट आते थे फॉर कंजुगेट एसिड बेस, क्लियर। मैं भी उसे कंजुगेट एसिड बेस नहीं बोल रहा, तो मुझे वो नहीं चाहिए यहाँ पर, वो 11th में रह गए थे। तो पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के। तो बेटा जब भी ये आए इन तीनों चीजों को आपस में रिलेट कर देना, बस रिलेट करके हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो देखो इसी बेस पे मेरे पास के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, अगर के बी है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वहां पे याद करो हमारे पास पीओएच का कंसेप्ट आ जाता है, तो पीओएच और बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली रिलेटेड, और यहाँ पर पी के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा सेम एक्सप्रेशन। अब पीके या पीके पीकेबी, क्लियर, तो केबी आ जाएगा फॉर आवर वीक बेस। तो अब बताओ पहले हाउ दीज एसिडिक स्ट्रेंथ एंड पीएच पीके और के आर रिलेटेड, ये तो क्लियर। अब इनके क्वेश्चन 2-3 पकड़े ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर, सपोज मैंने अब इनके बेस पे, जब तक कोई नोट कर रहा है, मैंने आपको यहाँ पर 3 एसिड दे दिए, पहले CH3 CH2OH, नेक्स्ट आपको दे दिया CH3 ट्वाइस CHOH, नेक्स्ट आपको दे दिया CH3 थ्राइस COH। क्लियर, ये 3 एसिड्स कर दिए यहाँ पर मैंने अब आपके साथ, और इनका मैंने सिंपल सा आपको रिएक्शन क्या दे दिया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर रिएक्शन इनका ये दे दिया ROH reacts with sodium to give us RO negative sodium plus और हाफ हाइड्रोजन प्लस। क्लियर, मैंने ये आपको क्वेश्चन दे दिया पेपर में, क्लियर, और पेपर में आ गया इन तीनों एल्कोहल्स को फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले तो ये बता दो, इस सेक्शन से मुझे नहीं समझ में आ रहा एल्कोहल की एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर। हाँ जी, इस रिएक्शन के बेस पे अल्कोहल कौन सी नेचर दिखा रहा है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक, क्योंकि RO नेगेटिव और सिर्फ बाहर क्या आ रहा है, H आ रहा है, तो एसिडिक नेचर। तो मैंने आपको पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन कर दिया, इन तीनों को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। ठीक, पेपर में आ गया इन तीनों अल्कोहल्स को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। तो बेटा अगर आप मुझे आज भी कहोगे ना करना सर इनको पीके वैल्यू के बेस पे अरेंज कर दो, मुझे नहीं आता। क्लियर, मैं हर बार क्या करता हूँ, जब भी पेपर में पीके पीएच या के का कंसेप्ट आए, मैं सबसे पहले इनको अरेंज करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ।
तो इसको भी ना अभी पहले आसान कर लेते हैं। आसान पहले मैंने इनको कहा अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग के ए वैल्यू। क्लियर, पहला क्वेश्चन इसे कर दिया सिंपल, इसे इंक्रीजिंग के ए करना है। तो यार आपको शुरू से आदत डालता था, मुझे यहाँ पर इस कार्बन से, यहाँ पर इस कार्बन से, यहाँ पे इस कार्बन से लेन देन है। तो मैंने इस कार्बन को एक्सपेंड किया, एक H, दो H, और यहाँ पर क्या आ गया मिथाइल ग्रुप O और H। सेकंड केस को मैंने एक्सपेंड किया H, यहाँ पर वन मिथाइल, यहाँ पर सेकंड मिथाइल, यहाँ पर O और H। लास्ट केस में कार्बन एक मिथाइल, यहाँ पर सेकंड मिथाइल, यहाँ पर थर्ड मिथाइल, और इधर O और H। क्लियर। अब एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आप में से एक ने मुझे कहा खन्ना सर बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करो, एक ने मुझे कहा खन्ना सर बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करो, किसकी बात मानूं? क्योंकि ऑक्सीजन क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन को क्या कहता है तू जा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर, तो यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। क्लियर। अब मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट। क्लियर, तो आप बताओगे तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल, तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल, ज्यादा टिप दिया था, जितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कम है स्टेबिलिटी क्या थी ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो पक्का है ये क्या कहता है मुझसे हाइड्रोजन ले जाओ बिकॉज आई एम गेटिंग स्टेबल। क्लियर, ये क्या कहता है मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अगर H दे दिया तो आई एम लीस्ट स्टेबल इन नेचर। तो इसके बेस में पक्का है पहला सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर सेकंड और फिर थर्ड। ये मेरे पास आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर, पर मैंने आपको क्या कहा है इन तीनों को रेंज करना है इंक्रीजिंग के। इंक्रीजिंग के मींस इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था के एंड एसिडिक स्ट्रेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर, तो बेटा इसलिए आपको कहता था जब भी पेपर में ये आए पहले तुम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्लियर कर लो। तो पक्का है ये ज्यादा टूटेगा तो इसकी के वैल्यू क्या होगी ज्यादा। क्लियर, तो यहाँ पे पक्का है मैंने आपको कहा है इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग है ऑन द बेसिस ऑफ के तो ये 3 फिर 2 और फिर 1, ये आ गया मेरे पास इंक्रीजिंग के वैल्यू। क्लियर, तो ये पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन आए। क्लियर, अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ के वैल्यू और पी के। हाँ ये रिएक्शन मैं दूंगा क्योंकि पता क्या अब मैं, हाँ इसी से पता लगेगा, हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम इसकी रिएक्शन चेंज कर दूं। हाँ ये कर लो पहले। तो इसलिए के और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर, तो अब ना मैंने आपको यहाँ पर अब शायद आप ही बता दोगे, सोचकर आंसर देना जल्दी नहीं तो जितना पढ़ाया अभी तक का सब पे पानी फिर जाएगा। अब बताओ मैंने 1 2 3 को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ पी के ए वैल्यू। अब सोचकर आंसर देना। अब मैंने इन तीनों को अरेंज कर दिया 1 2 3 ऑन द बेसिस ऑफ पी के ए वैल्यू। तो तुम लोग बताओ मैंने ये इंक्रीजिंग वैल्यू पे अरेंज किया या डिक्रीजिंग? क्यों? क्योंकि पहला क्या था सबसे ज्यादा एसिड, अगर सबसे ज्यादा एसिडिक था तो याद है पीकेए और एसिडिक स्ट्रेंथ दीज वर इनवर्सली रिलेटेड, तो ये इनवर्सली रिलेटेड थे। तो पक्का है अगर इसकी पीके इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो पीके वैल्यू क्या थी कम, तो इस वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या सबसे कम, तो पीके वैल्यू क्या हो जाएगी सबसे ज्यादा। दैट मींस दिस वाज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग पीकेए वैल्यू, ये इंक्रीजिंग पीके वैल्यू है। क्लियर, जैसे मानिक तुमने यार पेपर सेंड किया ना, तो बेटा कल ही किसी और स्टूडेंट का पेपर था उसने भी सेंड किया था, तो उसके पेपर में ये अल्कोहल का क्वेश्चन आ रखा था अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ पीकेए। क्लियर, नहीं तो ना ये टॉपिक हर बार हमारा बुक्स में भी तुम्हारे अल्कोहल तक ये टॉपिक नहीं दिया, ये टॉपिक हमें दे रखा है एसिड्स में। तो मुझे था कि कहीं तुम्हारे पता नहीं कोई और टीचर भी कहीं ऐसे क्वेश्चन ना डाल दे, नहीं तो ये एनईटी और जेई में तो आते ही आते हैं। क्लियर, क्या अब बताओ यहाँ तक ये क्लियर हुआ सबको? हाँ जी क्लियर। अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए। क्लियर, अब मैंने इन तीनों को अरेंज किया फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर, इस बार इन्हें अरेंज किया है मैंने ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू।
इस बार मैंने अरेंज किया 1 2 3 ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। तो सोचकर आंसर देना, यहाँ पे साइन ये आएगा या ये आएगा। गुड, क्योंकि लोअर इज द पीएच, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या थी, ज्यादा। क्लियर, तो इसकी पीएच पक्का क्या होगी, कम। आगे पीएच क्या बढ़ना शुरू हो गया, तो दैट मींस दिस वाज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यू। बेटा ऐसे इनके क्वेश्चंस आएंगे। तो अब बताओ सबको एसिडिक स्ट्रेंथ, वैसे तो किस्मत अच्छा रहा तो तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ पे अरेंज करने आएंगे, पर कहीं अगर किसी टीचर ने थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन कर दिया, पीकेए या केए या एसिडिक स्ट्रेंथ पीएच के बेस पे, कर सकते थे अब तो। हाँ जी, हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो ऐसा करो, सारे बोल दो मुझे, आंसर सबका नहीं मिल रहा सुनने को। सबको क्लियर या किसी को डाउट है? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर? बोल दो एक बार, यस सर, नो सर। हाँ जी, हाँ जी, मन्नत, नैना, निकुंज, आर्यन, सबको क्लियर? आदित्य, आदित्य सक्षम, क्लियर है क्या, कोई डाउट है? क्लियर सर। तो इतनी देर बाद बोल रहे हो, हाँ। अब सपोज बेटा मैंने फिर आपको यही 3 केसेस दिए, ये 3 केसेस दिए, इनको मैंने इस बार डाला ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूकस टेस्ट। मैंने आपको ये इसका रिएक्शन दे रखा है ल्यूकस टेस्ट। तो ल्यूकस टेस्ट अगर तुम में से किसी को याद हो, मुझे तो भूल गया, बताओगे कौन सा रिएजेंट यूज करते थे ल्यूकस टेस्ट में? तो कंसंट्रेटेड HCl और साथ में क्या होता था, एनहाइड्रस ZnCl2। क्लियर, तो अगर मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा था तो याद है यहाँ पे वाटर आ जाता था बाहर और साथ में क्या आ जाता था, RCl। तो तुम्हारे कंपटीशन में बड़ी बार आ रखा है सिग्निफिकेंस ऑफ ल्यूकस टेस्ट। तो ल्यूकस टेस्ट के बेस पर वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक नेचर आई या बेसिक, है ना। अब यहाँ पर बेसिक नेचर आ गई। अगर बेसिक नेचर आ गई तो अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा, अब यहाँ पर अब इन तीनों को मैंने अरेंज भी कर दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर, मैंने तीनों को अरेंज भी कर दिया। इस बार मैंने इन्हें अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ पीकेबी वैल्यू। अब देखो मुझे भी नहीं पता मैंने क्या लिख दिया बोर्ड पर, कैसे मैंने 1 2 3 अरेंज कर दिया अल्कोहल्स को। क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ पीकेबी वैल्यू। तो तुम लोग बताओ मैंने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी दिया है या डिक्रीजिंग ऑर्डर? सोच कर, जल्दी नहीं, आराम से। पहले देखो इनमें से कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर उसे रिलेट करो पीकेबी के साथ। पता नहीं, आराम से सोच कर। अब देखो तुम दोनों में से एक इंक्रीजिंग बोल रहा है, एक डिक्रीजिंग। अच्छा, दोनों ने डिक्रीजिंग बोला है। अच्छा ठीक है, तो चलो बाकी भी सोचो एक बार, क्या होगा इनमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिस ऑफ पीकेबी? डिक्रीजिंग। अब देखो बेटा पीकेबी पे मैं भी नहीं कर पा रहा सीधी तरह, ठीक। आपको आदत क्या डाली है, पहले देखो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। मानते हो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि OH बार गया तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। दैट मींस इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज्यादा। तो इस पे आ जाओ, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो पक्का है इसकी पीकेबी वैल्यू कम होगी, बिकॉज़ बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। क्लियर, ये सुन कहता खन्ना सर मैं तो नहीं इसको पकड़ के चलता, मैं तो पहले को पकड़ कर चलूंगा। तो अगर पहले को पकड़ कर चले, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम। क्लियर, क्योंकि यहाँ ये कौन सा टाइम दे रहा था, प्राइमरी। प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या थी, सबसे कम। तो पक्का है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, तो पीकेबी सबसे ज्यादा होगी। तो पक्का है दिस वाज आवर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। क्लियर, कि ये सारे मैंने अरेंज किए थे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। तो बेटा ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर, बस इनको थोड़ा सा लॉजिक लेकर अरेंज करो और कुछ। क्लियर, तो कर सकते थे आप ऐसे अरेंज इन सबको। क्लियर, तो ये हमारे पास आ गया अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज पीएच और पीके। तो तुम लोग ना ये जो मैंने लिखा था एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के कंसेप्ट, इनको कहीं पे नोट डाउन कर लो। ये बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये सारे एमसीक्यूज में ही मिलते हैं क्वेश्चन ऐसे। क्लियर, अब बताओ यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ जी, क्लियर। अगर हाँ जी क्लियर, अब यहाँ तक, अगर यहाँ तक क्लियर है
तो अब आपके साथ याद है कहता था असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, तो चलो 5-10 मिनट है, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं जितने क्वेश्चंस हो जाए। इसका एक और करना है, ठहर जा। तो अब यहाँ पर ना अगर चलो एक आध केस और लेना है इनका बेसिक स्ट्रेंथ पे ऐसे ही क्लियर। तो अब सपोज मैंने आपको यहाँ पर मैंने सपोज आपको पेपर में अब ये 3 केसेस कर दिए, फिनोल, एक पैरामीथाइल और एक कर दिया पैरानाइट्रोफिनोल। क्लियर, ये तीनों कर दिए और तीनों को अब अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यू। क्लियर, अब मैंने पेपर में कहा इन तीनों को अरेंज करो, इन तीनों को कहा अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग पीएच वैल्यू। मींस पहले वो जिसकी पीएच क्या हो सबसे कम, on the basis of increasing pH value. Good. 3 के बाद हाँ increasing pH 3 to 1 हाँ जी। अब देखो सारे मानते हो क्योंकि Yes, sir. और एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होता है इनवर्सली रिलेटेड। क्लियर, तो मुझे यहाँ पर पक्का है इन सब में तो H को बाहर करना ही है। अगर H को इन सब में बाहर करना है तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। क्लियर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है सबसे कम, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा था इलेक्ट्रॉन को रिंग से बाहर, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा था इंक्रीज। तो दैट मींस दिस वाज मैक्सिमम एसिडिक। अगर ये मैक्सिमम एसिडिक है तो पक्का है इसकी पीएच क्या होगी सबसे कम। तो बेटा देखो आज भी इतने साल हो गए पढ़ाते हैं, तब भी ना मैं जब भी अरेंज करना है इन्हें पहले एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्लियर करता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट पीएच या पीके पे अरेंज करना आसान नहीं है। तो तुम लोग पहले एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, उसके बाद इनको रिलेट कर दो। तो पक्का यहाँ पर थर्ड की पीएच सबसे कम, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा। दिस वाज आवर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यू। क्लियर, और के और का कर ही रखा था डायरेक्टली। तो चलो एक और बस ये लास्ट, तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये बार मैंने किया ऑन द बेसिस ऑफ के ए। फर्स्ट और सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिख दिया मैंने, अब सेकंड फर्स्ट और थर्ड। क्लियर, सेकंड फर्स्ट और थर्ड इस बार मैंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ के ए। अगर इनको के ए के बेस पे किया तो मुझे एरो भूल गया कौन सा लगाए फर्स्ट या सेकंड। के ए, हाँ जी कौन सा लगाऊं इसके लिए अब एरो। के ए और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे रिलेटेड थे डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली थे तो पक्का है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, के ए सबसे कम, फिर थोड़ा सा के ए बड़ा और लास्ट वाले का के ए क्या हो गया सबसे ज्यादा। तो दैट मींस दिस वाज आवर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के ए। ये मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के ए आ गया। क्लियर, अब बताओ सबको क्लियर हुए बेटा ये? हाँ जी क्लियर। अगर क्लियर है तो अब नेक्स्ट लेक्चर ना तुम लोग एक काम करना, जो आपको पी ब्लॉक का टेस्ट सेंड कर किया था आप लोगों ने, जिन्होंने किया उनके मैंने चेक करके भी सेंड कर दिए थे। तो बेटा एक बार वो 115 क्वेश्चंस है, एक बार उनको बस रीडिंग दे देना, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पढ़ने में हमारा टाइम खराब हो। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एक बार वो 115 क्वेश्चन करेंगे ना, तुम्हारा पूरा का पूरा पी ब्लॉक एक बार फिर पूरा रिवीजन में आ जाएगा। आफ्टर दैट एक लेक्चर उसे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस इन दोनों चैप्टर्स को उठा लेंगे, ठीक, रिवीजन के लिए। अब क्लियर आज का सबको? क्लियर ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के कांसेप्ट? यस सर। हाँ जी क्लियर सबको? क्लियर? Yes, sir. चलो ओके जी, ओके बेटा करूं क्लोज?